तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्लास 12 चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल मशीन्स। भूमिका। प्रकृति ने मानव नेत्र यानी दृष्टि पटल को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे परिसर में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की सुग्राह्यता सहित संसूचित कर सकने योग्य बनाया है। इस वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरणों तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर को प्रकाश कहते हैं। मुख्य रूप से प्रकाश एवं दृष्टि की संवेदना के कारण हम अपने चारों ओर के संसार को समझते एवं उसकी व्याख्या करते हैं। अपने सामान्य अनुभव से प्रकाश के विषय में अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा दो बातों का उल्लेख कर सकते हैं। पहली, यह अत्यधिक तीव्र चाल से गमन करता है तथा दूसरी, सरल रेखा में गमन करता है। इस तथ्य को पूर्ण रूप समझने के लिए कुछ लोगों को समय लगा कि प्रकाश की चाल c परिमित है, इसे मापा जा सकता है। वर्तमान में इसका निर्वात में मान्य c = 2.9979245 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अनेक प्रयोजनों के लिए इसका मान c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पर्याप्त है। निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकृति में प्राप्त उच्चतम चाल है, मैक्सिमम चाल है, इससे ऊपर नहीं हो सकती है, यहाँ तक कि अभी उन्होंने पाया है। हमारी अंतर्दृष्टि धारणा कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, जो कुछ हमने पिछले अध्याय 8 में सीखा था, का खंडन करती प्रतीत होती है, क्योंकि वहाँ हमने प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग माना था, जिसकी तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होती है। इन दोनों तथ्यों में सामंजस्य कैसे स्थापित की जाएगी, उसका ये उत्तर ये है कि दैनिक जीवन में सामान्य वस्तुओं को साइज व्यापक रूप से कुछ सेंटीमीटर की कोटि अथवा इससे अधिक की तुलना में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य काफ़ी कम होती है, जैसा कि आप अध्याय 10 में सीखेंगे। इस स्थिति में प्रकाश तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी सरल रेखा के अनुदिश गमन करते हुए माना जा सकता है। इस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा इसी प्रकाश की किरणों को समूह को प्रकाश पुंज बनता है। इस अध्याय में हम प्रकाश की किरण रूप का उपयोग करते हुए प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण परिघटनाओं के बारे में विचार करेंगे। परावर्तन तथा अपवर्तन के मूल नियमों का उपयोग करते हुए समतल तथा गोलीय परावर्ती एवं अपवर्ती पृष्ठों द्वारा प्रतिबिंबों की रचना का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम मानव नेत्र सहित कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्रों की रचना एवं कार्य विधि का वर्णन करेंगे। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तनों के नियम से परिचित हैं हम। परावर्तन कोण अर्थात परावर्तित किरण तथा परावर्तित पृष्ठ अथवा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच का कोण। आपतन कोण आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु यानी अभिलंब के बीच का कोण के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तित पृष्ठ के आपतन बिंदु के अवलंब एक ही समतल में होते हैं। ये नियम किसी भी परावर्तक पृष्ठ, चाहे वह समतल हो या वक्रित हो, की प्रत्येक बिंदु के लिए वैध है, वैलिड है। तथापि हमने विवेचन को वक्रित पृष्ठों की विशेष स्थिति अर्थात गोलीय पृष्ठों तक ही सीमित रखेंगे। इस स्थिति में अभिलंब खींचने का तात्पर्य पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए स्पर्शी परिलंब खींचना है। इसका अर्थ ये हुआ कि अभिलंब वक्रता त्रिज्या के अनुदिश अर्थात आपतन बिंदु के दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर है। हम पहले ये अध्ययन कर चुके हैं कि गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र इसका ध्रुव कहलाता है, जबकि गोलीय लेंस के ज्यामितीय केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा मुख अक्ष कहलाती है। गोलीय लेंसों में, जैसा कि आप बाद में देखेंगे, प्रकाशिक केंद्र को मुख्य फोकस से मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष कहलाती है। अब है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का इसमें विशेष ध्यान रखना है। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तित तथा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के लिए प्रासंगिक सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम हमें दूरियां मापने के लिए कोई चिन्ह परिपाटी अपनानी होगी। इस पुस्तक में हम कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी यानी कार्टेशियन सिग्न कन्वेंशन का पालन करेंगे। इस परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण लेंस के बाईं ओर रखते तथा सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव अथवा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है तथा जो दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा की विपरीत दिशा में मापी जाती हैं उसे ऋणात्मक मानी जाती हैं। एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में जो दर्पण या लेंस के मुख्य अक्ष, जो एक्स अक्ष के अभिलंबत ऊपरी मुखी
मापित ऊंचाइयों धनात्मक मानी जाती हैं, अधोमुखी मापित ऊंचाइयों को ऋणात्मक लिया जाता है। सामान्य मान्य परिपाटी के साथ हमें गोली दर्पणों के लिए एकल सूत्र तथा गोली लेंसों के लिए एकल सूत्र मिल जाते हैं तथा इन सूत्रों द्वारा हम विभिन्न स्थितियों को निपटान कर सकते हैं, मतलब दृष्टिकोण दूसरी तरीके से कर सकते हैं। गोली दर्पणों की फोकस दूरी चित्र 9.3 में दर्शाया गया कि जब कोई समांतर प्रकाश पुंज किसी ए अवतल दर्पण तथा बी उत्तल दर्पण पर आपतित होता है तो क्या होता है। हम यहाँ मानते हैं कि किरणें उपाक्षीय हैं, पैराएक्सियल है, अर्थात वे दर्पण के ध्रुव P के निकट के बिंदु पर आपतित हैं, मुख्य अक्ष के छोटे कोण बनाती हैं। परावर्तित किरणें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर बिंदु F पर अभिसारित होती हैं। चित्र 9.3 है। उत्तल दर्पण के लिए परावर्तित किरणें इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु F से अपसरित होंगी प्रतीत होती हैं। बिंदु F दर्पण के मुख्य फोकस कहलाता है। यदि समांतर उपाक्षीय यानी कोएक्सियल मतलब कि पैराएक्सियल प्रकाशीय प्रकाश पुंज अक्ष से कोई कोण बनाते हुए दर्पण प्राप्त होती तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के बिंदु F से गुजरने वाले तथा मुख्य अक्ष के अविलंबित तल के किसी बिंदु पर अभिसारित अथवा उस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होंगी। इस तल को दर्पण का फोकस समतल कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाए ए में ये जो P है, जो फोकस बिंदु F और वक्रता त्रिज्या जो उसकी होती है वो C, और जो P इसका उत्तल दर्पण है, दर्पण को P मतलब इसकी जो पावर है वो इसको दर्शाता है। पहला उत्तल है, दूसरा अवतल है। हाँ, पहला अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तीसरे में सी फोकल तल, जहाँ पर ये दर्पण है P और जो F है ये फोकल तल है इसका, और C वक्रता त्रिज्या, तीनों एक ही रेखा पर है। दर्पण के फोकस F तथा ध्रुव P के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाता है। इसे स्मॉल f द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अब अभी भी दर्शाते हैं कि F = R/2। यहाँ R दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसी आपतित प्रकाश किरण के लिए परावर्तन की ज्यामिति चित्र 9.4 में दर्शाएगी। मान लीजिए C दर्पण का वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र जो C है वो वक्रता केंद्र है, F है वो वक्रता त्रिज्या है। मुख्य अक्ष की समांतर एक प्रकाश किरण पर विचार कीजिए जो दर्पण M पर टकराती है, तब CM बिंदु M पर दर्पण पर अविलंब होगा। मान लीजिए थीटा आपतन कोण है, MD बिंदु M के मुख्य अक्ष पर लंब है, तब एंगल MCP = थीटा तथा एंगल MFP = 2 थीटा। tan थीटा = MD/CT = tan 2 थीटा MD/FD। थीटा को लघु मानों के लिए जो उपाक्षीय किरणों के लिए सत्य tan थीटा लगभग बराबर हो जाएगा थीटा के, tan 2 थीटा लगभग बराबर होगा 2 थीटा के लिए। इसलिए समीकरण 9.1 से प्राप्त होता है MD/FD = 2 MD/CD। तो FD = CD/2, अथवा थीटा के लघुमान के लिए बिंदु D बिंदु P के बहुत निकट है, इसलिए FD = F तथा CD = R। अतः समीकरण 9.2 से प्राप्त होता है F = R/2। हमने एक सूत्र का जो निगमन है वो हो चुका है। अब दूसरा है दर्पण समीकरण। यदि किसी बिंदु से आरंभ होकर प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं तो बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। यदि किरणें वास्तव में इस बिंदु पर अभिसारित होती तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इसके विपरीत यदि किरणें वास्तव में नहीं मिलती परंतु पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर उस बिंदु को अपसारित होती प्रतीत होती तो वह प्रतिबिंब आभासी होता है। इस प्रकार किसी वस्तु का परावर्तन अथवा अपवर्तन द्वारा स्थापित प्रतिबिंब उस वस्तु का बिंदु दर बिंदु तदनुरूप होता है। सिद्धांत रूप में हम वस्तु के किसी वस्तु से निकालने वाले कोई दो किरणें ले सकते हैं, उन पथ अनुरेखित करते हैं, उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं और इस प्रकार किसी गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन कारण बना किसी बिंदु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तथापि व्यवहार में निम्नलिखित कारणों से कि कोई सी दो किरण लेना सुविधाजनक होता है। किसी बिंदु से आने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तित किरण दर्पण के फोकस से गुजरती है।
दूसरी वे किरण जो किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती प्रतीत होती है। परावर्तित किरण केवल अपना पथ पुनः अनुरेखित करती है। तीसरी बात है वह किरण जो किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती की ओर दृष्टि प्रतीत होती है। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। चौथा है कोई किरण जो ध्रुव पर किसी भी कोण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती है। चित्र 9.5 बिंब के बिंदु ए से निकलने वाले 3 किरणों ध्यान में रखकर किरण आरेख दर्शाता है। इसमें अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया बिंब ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश में वास्तविक दर्शाया गया है। इसका ये अर्थ नहीं कि बिंदु ए में केवल 3 किरणें ही निकलती हैं, किसी भी रोज से सभी दिशाओं में अनंत किरणें निकलती हैं। अतः यदि बिंदु ए से निकलने वाली प्रत्येक किरण अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन के साथ बिंदु ए डैश से होकर गुजरती तो बिंदु ए का वास्तविक प्रतिबिंब है। अब हम दर्पण समीकरण अथवा बिंब दूरी स्मॉल यू, प्रतिबिंब दूरी स्मॉल वी तथा फोकस दूरी एफ के बीच संबंध व्युत्पन्न करेंगे। मतलब हम करेंगे इसका डेरिवेशन। दोनों समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा एम पी एफ समरूप है और पाक्षिक किरणों के लिए एम पी को सरल रेखा सी पी के लंबवत माना जा सकता है। ठीक है, बी डैश ए डैश डिवाइड बाई पी एम इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइड बाई एफ पी अथवा बी डैश ए डैश डिवाइड बाई बी ए डिवाइड बाई बी डैश एफ डिवाइड बाई एफ पी। तो क्यूब पी एम इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश पी तथा ए पी बी समरूप है। था बी डैश ए डैश डिवाइड बाई बी ए डिवाइड बाई इज इक्वल टू बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी। समीकरण 9.4 तथा 9.5 की तुलना में करने पर हमें प्राप्त होगा बी डैश एफ इज डिवाइड बाई एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस एफ पी डिवाइड बाई एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी। समीकरण 9.6 में दूरियों के परिणाम सम्मिलित हैं। अब हम चिन्ह परिपाटी को लागू करते हैं और नोट करते हैं कि प्रकाश बिंब के दर्पण एम्पियन की ओर गमन करता है। इस प्रकार इस दिशा के धनात्मक लेते हैं और ध्रुव P से बिंब ए बी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश तक फोकस F तक पहुंचने के लिए हमें आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में गमन करना पड़ता है। इसलिए इन तीनों चिन्ह को ऋणात्मक होंगे। अतः बी डैश पी इज इक्वल टू माइनस वी, एफ पी इज इक्वल टू माइनस एफ और बी पी इज इक्वल टू माइनस यू। समीकरण 9.6 में इनका उपयोग करने पर प्राप्त होता है माइनस वी प्लस एफ डिवाइड बाई माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई माइनस यू इज इक्वल टू वी माइनस एफ डिवाइड बाई एफ डिवाइड बाई वी बाई यू। वी बाई एफ इज इक्वल टू 1 प्लस वी बाई यू। इसे वी से भाग देने पर हमें प्राप्त हो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यह संबंध दर्पण समीकरण कहलाता है। वस्तु के साइज के सापेक्ष प्रतिबिंब का साइज भी एक महत्वपूर्ण विचारणीय राशि है। हम किसी दर्पण के रेखिकावर्धन m का प्रतिबिंब साइज h डैश तथा बिंब की साइज h के अनुपात को रूप में परिभाषित करते हैं। m इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाई h। h तथा h डैश के मान को चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक अथवा ऋणात्मक लिया जाए। त्रिभुजों a डैश b डैश p तथा a b p में हमें मिलता है बी डैश ए डैश डिवाइड बाई बी ए इज इक्वल टू बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी। चिन्ह परिपाटी लगाने पर ये हो जाएगा माइनस एच डैश डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई माइनस यू। इस प्रकार एम इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पर हमने दर्पण समीकरण 9.7 तथा आवर्धन सूत्र 9.9 अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए व्युत्पन्न किए, परंतु वास्तव में उचित चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर यह संबंध गोलीय दर्पण और अवतल तथा उत्तल द्वारा परावर्तन सभी उदाहरणों के लिए चाहे प्रतिबिंब वास्तविक हो बने या आभासी पर लागू होते हैं। मैं अब चित्र 9.6 में अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंबों की रचना के कारण के किरण आरेख दर्शाए गए हैं। आप स्वयं ये स्थापित कर सकते हैं। समीकरण 9.7 तथा 9.9 उदाहरणों के लिए भी मान्य है।
ये इन्होंने बनाया है। पहले ये देख लेंगे, ये है अवतल दर्पण, ये दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हमेशा सेट की रहेगा। ए बी, कोई वस्तु ए बी रखी है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इस पर गया पीप की ओर, ठीक है, और ये जाते हुए यहाँ पीछे की ओर चलेगी ये किरण, तथा एक किरण तो इधर की ओर गई, दूसरी किरण इसके सापेक्ष सीधी गई और उसके बाद नीचे यहाँ पर क्रॉस करेगी, और दोनों किरण देखते हैं आगे जाते हुए मिलती हैं कि नहीं मिलती। नहीं मिल रही है, मतलब हम इसको, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, पीछे बनेगा, यानी ए डैश और बी डैश। अब देखो ए में लिखा है अल्पट दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना, जबकि बिंब बिंदु पी तथा एफ के बीच स्थित है, तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। बिंब बिंदु पी तथा एफ के बीच स्थित है, बिंब बिंदु पी है और ये एफ के बीच स्थित, ठीक है, ये बन गया इसका प्रतिबिंब। और बी है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना, उत्तल दर्पण है इसका, ठीक है, इसके सामने वस्तु ए बी रखी है, यहाँ से दो गई, ये सीधी गई और ये टकरा के ऊपर वो निकल गई, ये इधर से निकल गई, मतलब जो उत्तल दर्पण से इससे तो कभी वो बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बहुत कम बनता है, बनता ही नहीं यहाँ तक कि। अब इस दोनों रेखाएं जो है ऊपर की ओर जा रही हैं, अब इसको हम पीछे करेंगे बैक की ओर लेके, तो ए डैश और बी डैश, मतलब वस्तु को आकार बहुत छोटा मिलेगा और आभासी होगा प्रतिबिंब, और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस केंद्र पर बनेगा। अब देखते हैं नया टॉपिक कहाँ है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या, अब तक हमने पढ़ा परावर्तन, अब है अपवर्तन। जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता कोई प्रकाश किरण पुंज किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में टकराता है तो प्रकाश का एक भाग पहले माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है। जब किसी समाग दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, हम प्राय किसी किरण पुंज को प्रकाश किरण द्वारा निरूपित करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तीव्रकार प्रतीत होती है, मतलब 0 डिग्री से तो अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम पर होकर गमन करती है, दोनों माध्यमों का अंतरा पृष्ठ पर ऐसे संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्नेल के प्रयोगों द्वारा अपवर्तन के निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए गए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अंतर पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे भी लिखा था। ये याद रखिए, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर वे कोण है जो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण क्रमशः विलंब के साथ बनाती है, अतः साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू n/1। यहाँ पे 1 और 2 उसके माध्यम है, यहाँ n/1 एक स्थिरांक है, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। समीकरण 9.10 अपवर्तन के स्नेल के नियम के नाम से जानी जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि n/1 दो माध्यम के युगल का विलक्षण है, ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है, परंतु ये आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। समीकरण 9.10 में यदि n/1 बड़ा हो 1 से, r छोटा हो i से, आपतन कोण है वो बड़ा हो अपवर्तन कोण से, अर्थात अपवर्तित किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो दशा में माध्यम 2 को माध्यम 1 की तुलना में प्रकाश का सघन अथवा संक्षेप में सघन माध्यम कहते हैं। इसके विपरीत यदि n/1 का जो सापेक्ष है वो 1 से छोटा हो जाए, अभी तो 1 से बड़ा होता है, छोटा हो जाए, और अपवर्तित किरण जो है उसका मान ज़्यादा हो जाए, आपतन कोण जो है, आपतन कोण जिस पर आपतित होती है वो मान कम हो जाए, और अपवर्तित किरण अविलंब से दूर मुड़ती है, तो वह स्थिति जिसमें आपतित किरण के सघन माध्यम से गमन करती हुई विरल माध्यम में अपवर्तित होती है। ठीक है, सघन और विरल दो माध्यम हो गए।
अब है नोट इसमें दे रखा है, प्रकाशिक घनत्व द्रव्यमान घनत्व के बीच भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान घनत्व एकांक आयतन का द्रव्यमान है। ये संभव है कि किसी प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व प्रकाशिक विरल माध्यम के द्रव्यमान घनत्व से कम हो। प्रकाशिक घनत्व में दो माध्यमों को प्रकाश की चाल का अनुपात है। उदाहरण के लिए तारपीन का तेल तथा जल। तारपीन के तेल का द्रव्यमान घनत्व जल के द्रव्यमान घनत्व से कम होता है, लेकिन इसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। यदि N2 का माध्यम टू का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा N12 का माध्यम एक का माध्यम दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तब ये स्पष्ट है कि N1/2 = 1/N21। यहाँ N32 माध्यम 3 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तो ये भी स्पष्ट है कि N32 = N31 × N12। यहाँ N31 माध्यम 3 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अपवर्तन के नियम पर आधारित कुछ प्रारंभिक परिणाम तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी आयताकार स्लैब में अपवर्तन दो अंतः पृष्ठों पर होता है, वायु का तथा कांच वायु। चित्र 9.9 द्वारा ये आसानी से देखा जा सकता है कि R2 = I1, अर्थात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। आपतित किरण के सापेक्ष निर्गत किरण में कोई विचलन नहीं होता, परंतु इसमें आपतित किरण के सापेक्ष पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। एक दूसरा सुपरिचित प्रेक्षण ये भी है कि जल से भरे किसी तालाब पेंदी ऊपर उठी प्रतीत होती है। अब लंबवत दिशा के निकट से देखने पर यह दर्शाया जा सकता है कि आभासी गहराई H1 वास्तविक गहराई H2 के माध्यम जल के अपवर्तनांक को विभेद करने पर प्राप्त होती। ठीक है, ये रहा इसका ये दर्शक। और अब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किसी प्रकाशता सघन माध्यम से प्रकाशता विरल माध्यम में गमन करता है, तो अंतःपृष्ठ व अंशतः आप वापस उसी माध्यम परावर्तित हो जाता है तथा अंशतः दूसरे माध्यम अपवर्तित हो जाता है। इस परावर्तन को आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, तो यह अविलंब तो दूर मुड़ जाती है। उदाहरणार्थ चित्र 9.11 में किरण AO1B आपतित किरण AO1 अंशतः परिवर्तित O1C तथा अंशतः पारगम्य अथवा अपरिवर्तित 01 O1B होती है तथा अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से अधिक होता है। जैसे जैसे आपतन कोण में वृद्धि होती है, अपवर्तन कोण में भी वृद्धि होती है, जब तक कि किरण AO3 के लिए अपवर्तन कोण का मान π/2 यानी 90 डिग्री न हो जाए। अपवर्तित किरण अविलंब से इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वो दोनों माध्यम के अंतःपृष्ठ को छूने लगती है। जैसे चित्र 9.11 में किरण AO3D द्वारा दर्शाया गया। यदि आपतन कोण में से अधिक वृद्धि की जाए, उदाहरण के लिए किरण AO4, तो अपवर्तन संभव नहीं होता। आपतित किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, मतलब अंदर प्रवेश नहीं करती, जैसे कि दर्पण में होता है, परावर्तन होकर वापस से वो नहीं होता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब किसी पृष्ठ द्वारा प्रकाश परावर्तित होता है, तो सामान्यतः कुछ भाग पारगम्यित हो जाता है। इसलिए परावर्तक पृष्ठ चाहे कितना भी चिकना क्यों ना हो, परावर्तित किरण सदैव आपतित किरण से कम तीव्रता की होती है। मतलब जितनी तीव्रता से आया उतनी तीव्रता से वापस जो जा रहा है आपतित किरण है, वो जो परावर्तित किरण है, आपतित किरण जितनी तीव्रता से है उतनी परावर्तित किरण नहीं होगी, उससे सदैव कम, कितना भी चिकना क्यों ना हो। और दूसरी ओर पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का कोई पारगमन होता ही नहीं, कोई पारगमन नहीं होता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखा ही है, पूर्ण आंतरिक, पूर्ण एक भी चीज नहीं बच रही उसमें। वह आपतन कोण जिसका तदनुरूपी अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, जैसा एंगल AO39 दिए हुए माध्यमों में युगल के लिए क्रांतिक कोण IC कहलाता है। स्नेल के नियम के अनुसार देखते हैं कि अपवर्तन माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तन 1 से कम है, क्योंकि साइन R का अधिकतम मान 1 होता है तथा साइन I के मान की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, जिससे एक प्रकार ये नियम लागू किया जाता है कि I = IC। इस प्रकार साइन IC = N21। I के IC के अधिक मानों के लिए स्नेल के अपवर्तन के नियम को लागू नहीं किया जा सकता, अतः कोई अपवर्तन संभव नहीं होता। सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 = 1/sin IC
सारणी 9.1 में कुछ प्रारूपिक कांतिकोणों को सूचीबद्ध किया गया है। ये रहे जैसे जल, क्राउन, कांच, सघन, फ्लिंट, कांच, हीरा। अपवर्तनांक को क्रांतिक कोण, पूर्णांतिक प्रवर्धन के लिए एक प्रदर्शन। सभी प्रकाशिक परिघटनाओं को आजकल आसानी से उपलब्ध लेजर टॉर्च अथवा संकेतक का प्रयोग करके बड़ी सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक कांच का बीकर लीजिए जिसमें स्वच्छ जल भरा हो। जल में दूध या किसी अन्य के निलंबन कुछ बूंदें मिलाकर हिलाइए जिससे जल थोड़ा आविल हो जाए। एक लेंसर, एक लेजर संकेतक लीजिए, लेजर ले लीजिए, इसके किरण पुंज को आविल जल से गुजारिए। आप देखेंगे कि जल के अंदर किरण पुंज का पथ चमकीला दिखाई देगा। किरण पुंज को बीकर के नीचे इस प्रकार डालिए कि दूसरे सिरे पर जल की ऊपरी पृष्ठ पर टकराए। क्या आप देख पाते हैं कि इसमें आंशिक परावर्तन जो मेज के नीचे एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा, तो आंशिक परावर्तन जो वायु में निकलकर छत पर एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा तथा आंशिक अपवर्तन जो वायु में निकलकर छत पर एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है होता है। अब लेजर किरण पुंज को बीकर के एक और इस प्रकार डालिए कि ये जल के ऊपरी पृष्ठ पर तिर्यक टकराए। लेजर किरण पुंज की दिशा को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि आपको ऐसा कोण प्राप्त हो जाए जिससे जल के पृष्ठ के ऊपर अपवर्तन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तथा किरण पुंज पूर्ण रूप से जल में वापस परावर्तित हो जाए, और ये सरलतम रूप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इस जल को एक लंबी प्रणाली में उल्टी लेजर प्रकाश को उसके ऊपर डालिए जैसा कि चित्र 9.12 सी में दर्शाया गया है। लेजर किरण पुंज की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रत्येक बार जब प्रणाली की दीवार से टकराए तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। दृश्य ऐसा ही है कि जैसे प्रकाशिक तंतुओं में होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ध्यान रखिए लेजर किरण पुंज में कभी भी सीधा ना देखें, ना ही इसे किसी चेहरे पर डालें। प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके प्राद्योगिक अनुप्रयोग। पहला है प्रिज्म। प्रकाश को 90 अथवा 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए डिजाइन किए गए प्रिज्म को पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। ऐसे प्रिज्म को प्रतिबिंब के साइज में बिना कोई परिवर्तन के लिए उलटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पहली दो स्थितियों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का क्रांतिक कोण IC को 45 डिग्री से कम होना चाहिए। सारणी 9.1 देखने पर हम ये पाते हैं कि दोनों ही प्रकार के कांच, क्राउन तथा लिफ्ट के लिए सत्य हैं। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल आजकल प्रकाशिक तंतुओं का श्रव्य तथा दृश्य संकेतों की लंबी दूरी तक संचारित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतुओं में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना का उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतुओं को चौकोरता के संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज तंतुओं प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक तंतु में एक क्रोड तथा आच्छादन यानी क्लेडिंग होती है। क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक आच्छाद्य के अपवर्तनांक की तुलना में अधिक होता है। जब प्रकाश के रूप में कोई संकेत उचित कोण पर तंतु के एक सिरे पर दृष्ट होता है तो उसकी लंबाई के अनुदिश बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है तथा अंततः दूसरे सिरे से बाहर निकल आती है। क्योंकि प्रत्येक चरण में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए प्रकाश संकेत की तीव्रता में कोई विशेष हानि नहीं होती। प्रकाश तंतु इस प्रकार बनाए जाते हैं कि एक और आंतरिक पृष्ठ परावर्तित होने के पश्चात दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण प्राप्त होता है। यहाँ तक कि तंतु में मुड़ाव होने पर भी प्रकाश तंतु के भीतर उसकी लंबाई के अंदर सरलतापूर्वक गमन कर सकता है। इस प्रकार एक प्रकाश तंतु प्रकाशित पाइप यानी लाइट पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतुओं के बंडल का कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। प्रकाशिक तंतुओं के बड़े पैमानों और वैद्युत संकेतों जिन्हें उचित ट्रांसड्यूसरों द्वारा प्रकाश के परावर्तित कर लेते हैं के प्रेषण तथा अभिग्रहण में उपयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग प्रकाशिक संकेत प्रेषण के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इन्हें आंतरिक अंगों जैसे ग्रिस्का, आमास तथा आंतरों के दृश्य अवलोकन के लिए लाइट पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपने सामान्य रूप से उपलब्ध महीन प्लास्टिक तंतुओं से बने सजावटी लैंप देखे होंगे। ये प्लास्टिक तंतुओं के स्वतंत्र सिरे एक फव्वारे जैसी संरचना बनाते हैं। तंतुओं का दूसरा सिरा एक विद्युत लैंप के ऊपर जुड़ा होता है। जब लैंप को स्विच को ऑन करते हैं तो प्रकाश प्रत्येक तंतु के नीचे चलता हुआ अपने स्वतंत्र सिरे की ओर नोक पर एक प्रकाश बिंदु के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार सजावटी लैंप को तंतु प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर है। प्रकाशिक तंतु के निर्माण में प्रमुख आवश्यकता यह है कि इनके भीतर लंबी दूरियां तय करते समय प्रकाश का
अवशोषण बहुत कम होना चाहिए। इसे क्वार्टर जैसे पदार्थों का शोधन तथा विशिष्ट विवर्तन द्वारा बनाया जाता है। सिलिका कांच तंतुओं में 1 किलोमीटर लंबे तंतु को प्रकाश 95% से भी अधिक भाग को संचरित करना संभव है। इसकी तुलना में 1 किलोमीटर मोटाई की खिड़की कांच के ब्लॉक में जितना प्रतिशत प्रकाश संचरण की आप अपेक्षा करते हैं से कीजिए। अब है गोली पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो चलिए इस सेशन में यहीं तक मिलते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट 9.5 आगे का हम नेक्स्ट पार्ट पे डालेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।